नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिटी सेक्शन के 1 लाख प्रश्नों की सीरीज में आज जो हमारा सब्जेक्ट चलने वाला है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। संघ से तात्पर्य क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप, फिर उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम सभी को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट करिए। अब देखिए, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। समझिएगा शब्द क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी संघ एक ऐसी इकाई होगी जो सभी अपने अप्रत्यक्ष या अपने अंडर आने वाले सभी क्षेत्रों को क्या कर रही होगी, कंट्रोल कर रही होगी। कुछ शक्तियां दी गई होंगी और कुछ शक्तियों के बिना भी कंट्रोल हो रही होगी। तो इसीलिए शब्द यहाँ यूज किया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यानी संघ जो है वह राज्य क्षेत्र से बड़ा है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन याद रखिएगा, संघ का कोई प्रत्यक्ष संघ का कोई प्रत्यक्ष प्रारूप आपको नहीं मिलेगा। तो वहीं राज्य की आपको एक निश्चित भूभाग मिल जाएगा। संघ समस्त राज्यों को सम्मिलित करके अपना एक भूभाग बनाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संघ जो होगा वो ऐसी मोती का धागा होगा जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होगा, लेकिन राज्य जो होगा वह धागे की जो मोती होगी उससे थोड़ा सा कमजोर होगा। यानी संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब ऐसे समझिए कि एक माला है जिसका मोती तो ताकतवर नहीं, लेकिन उस माले की धागा बहुत ताकतवर है। यानी वह धागा यानी वह संघ जो पूरे राज्यों को अपने में समाये हुए है, जो बहुत ही मजबूत है, उसी के बारे में आज बात होगी, जो कि संघ कहलाएगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसको रफ कर देते हैं और उसके बाद इससे आए हुए समस्त प्रश्नों को हम देखते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय सीमा के अंतर्गत रियासतों की संख्या कितनी थी? तो जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से थोड़ा पहले और उसके बाद जब हमारा देश आजाद हो रहा था, तो उस समय जो भारतीय सीमा के अंतर्गत जो रियासतें थी, जैसे जूनागढ़ की रियासत अलग थी, हैदराबाद अलग है, कश्मीर अलग थी, राजस्थान अलग था, हिमाचल प्रदेश अलग था। हाँ, तो इस तरह की रियासतें थी। सिक्किम एक अलग रियासत थी। तो इस तरह की छोटी छोटी बड़ी बड़ी रियासतें कितनी थी वह देखेंगे, 552 थी। इनको अच्छे ध्यान रखिएगा, 552 थी। स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने वाली रियासतों की कितनी संख्या थी? वह कितनी संख्या थी? 549। 3 जो ऐसी रियासतें थी भारत में जो स्वेच्छा से शामिल नहीं हो रही थी, यानी उनकी अपनी एक अलग टर्म्स एंड कंडीशन थी। वे कौन कौन से थे? अगले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 3 राज्य जिन्होंने भारत में सम्मिलित होने से मना कर दिया था, वे कौन से राज्य थे? वे हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर थे। देखिए, हैदराबाद और जूनागढ़ जो थे वह आप कहाँ किससे मैच कर, वो आप देखेंगे तो वह पाकिस्तान के साथ सम्मिलित होना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर एक ऐसा राज्य था जो ना ही भारत में मिलना चाह रहा था और ना ही आप पाकिस्तान में, वह स्वतंत्र रह के रहना चाह रहा था। लेकिन उसके साथ ऐसी कुछ आकस्मिक घटनाएं उस वक्त घट रही थी जिससे उसे भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ा और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करना पड़ा था। वो एक हिस्टोरिकल डिबेट भी है और साथ ही साथ इसके बारे में जब और अच्छे से पढ़ना होगा तो आप एक बुक आती है कश्मीर इंडिपेंडेंस कश्मीर नाम से, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको बहुत सारी सिचुएशन पता चलेंगे, कैसी कैसी सिचुएशन हुई थी, पाकिस्तान ने क्या क्या रूप अपनाया था। या तो बस आपको अगर इसका एक हल्का स्वरूप जानना है या ठीक ठाक नॉलेज भी है उसमें है, स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। अब है कि कश्मीर भारत का अंग किस प्रकार बना? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके।
यानी कि भारत की सरकार ने उन्हें एक विलय पत्र दिया, यानी कि आप अब हमारे में सम्मिलित हो रहे हैं, वो हस्ताक्षर कराया गया। तो विलय पत्र के माध्यम से हस्ताक्षरित हुआ था। अब है जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कैसे हुआ? जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे? जनमत, यानी कि वहां की जनता में वोटिंग कराई गई और जनता से पूछा गया कि आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या आप भारत में रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ की जो जनता थी उसने चुना कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो वहीं हैदराबाद में देखेंगे तो पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो बहुत फेमस है और पूछता है ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए वो हैदराबाद के भारत में विलय होने के तहत एक कार्रवाई थी, पुलिस कार्रवाई थी। उस पुलिस कार्रवाई को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से है? वो आप देखेंगे भारत, दैट इज इंडिया। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही शब्द हैं, भारत दैट इज इंडिया। अब है संविधान लागू होने के समय संघ से संबद्ध राज्यों की कितनी श्रेणी थी, यानी कितने प्रकार के राज्य बनाए गए थे? तो 4 प्रकार के राज्य बनाए गए थे, ए बी सी डी। यानी ए में राज्यों की जो श्रेणी थी वो अलग थी, बी वालों की अलग मान्य थी, सी वालों की अलग और डी वालों की अलग। तो इस तरीके से आप देखेंगे संविधान लागू होने के समय जो संघ से संबंधित राज्यों की श्रेणी कितनी थी? वह 4 थी। उसी समय नेपाल के जो राजा थे उन्होंने भारत से ये आग्रह किया था कि आप भी हमें अपने राज्य क्षेत्र में मिला लीजिए, जैसे सभी राज्य हैं वैसे हम भी एक राज्य बनकर रह जाएंगे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि वो एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, वह व्यापार करने में असक्षम है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे यह कहा कि देखिए अभी अभी हम आजादी पाए हैं, हम गुलामी की 300 साल से ज्यादा दास्तां को झेलते हुए अब स्वतंत्रता पाए हैं। अगर तत्काल प्रभाव में हम एक स्वतंत्र राष्ट्र, जो नेपाल एक स्वतंत्र राष्ट्र, उसको आपस में विलय कर लेंगे तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि भारत स्वतंत्रता के लिए 200 वर्षों तक लड़ाई लड़ा और स्वतंत्र होते ही वह क्या करने लगा? मानसिकता औपनिवेशिक मानसिकता के साथ आगे बढ़ने लगा। यानी कि वह सारी दुनिया मैसेज ये जाया था कि वह नेपाल को अपना औपनिवेश बना रहा है। तो इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे आग्रह की थी, नहीं हम आपको भारत में विलय नहीं करेंगे, आपको बंदरगाह या व्यापार की सुविधा प्रोवाइड करने के लिए हम बंगाल का जो पोर्ट है वह के साथ आपको वहां व्यापार करने की अनुमति देते हैं। तो याद रखिएगा जो जब संविधान भारत में लागू हो रहा था तो उस समय 4 प्रकार की श्रेणियां राज्य की बनाई गई थी, ए बी सी और डी। 1950 में 1950 में 4 श्रेणियों में विभक्त राज्यों की संख्या थी। कितनी थी? श्रेणी ए श्रेणी में 9 राज्य थे, बी श्रेणी में भी 9 राज्य थे, सी श्रेणी में आप देखेंगे 10 राज्य थे, तो वहीं डी श्रेणी में मात्र 1 राज्य थे। श्रेणी में 1 राज्य, कुल 29 राज्य थे। याद रखिएगा जब भारत 1950 में भारत में जो 4 प्रकार के राज्यों के विभाजन किए गए थे, वह विभाजन के दौरान कितने प्रकार के राज्य बने थे? कितनी संख्या में कितने राज्य उस समय थे? तो 29 थे। ए श्रेणी में 9 राज्य, बी श्रेणी में 9 राज्य, सी श्रेणी में 10 राज्य और एक जो डी श्रेणी थी उसमें 1 राज्य था। डी श्रेणी में उल्लेखित राज्य कौन से थे? वह अंडमान और निकोबार, 1 राज्य था ये, जो अंडमान निकोबार डी श्रेणी में था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा, यह उक्ति कहाँ उल्लेखित है? वह अनुच्छेद 1 आप पढ़ेंगे, इंडिया दैट इज भारत, जो है ये शब्द वहां पर लिखा गया है। अब है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति सम्मिलित है, किसमें है? वह संसद में अनुच्छेद 2 के माध्यम से है कि जो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस आर्टिकल बताई गई है? वह आर्टिकल 2 में बताई गई। अब इसको मैं आपको समझा देता हूँ। भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश
यानी कि मान लीजिए सपोज करिए ऐसे, इस समय पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमसे ये कहे कि हमें अपने राज्य में मिला लीजिए, तो क्या कर रहा है, बाहर से एक स्टेट जो है हमारे संघ में मिल रहा है, तो क्या हो रहा है, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना। तो क्या हो रहा है, पहले तो पाकिस्तान मान लीजिए हमारे में मिल रहा है, तो आर्टिकल 2 के तहत मिलेगा, और साथ में मान लीजिए उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश को हम दो भागों में बांट दिए जाए, तो क्या होगा, एक नए राज्य की स्थापना होगी, तो ये भी किसके माध्यम से होगी, ये भी जो माध्यम है आर्टिकल 2 के माध्यम से होगी। तो फिर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल सेकेंड यानी अनुच्छेद सेकेंड में दो प्रकार की बातें कही गई हैं। पहली की गई है कि नए राज्यों के प्रवेश, यानी कि बाहर से कोई नया राज्य हमें सम्मिलित होना चाह रहा है, तो वो नए राज्यों की प्रवेश और साथ ही साथ या उनकी स्थापना, या नए राज्यों की स्थापना, यानी किसी राज्य से तेलंगाना आर्टिकल 2 के माध्यम से बना ही होगा, उत्तराखंड हमारा 2 के माध्यम से बना होगा। हाँ, तो ये जो है आपके आर्टिकल 2 के माध्यम से बनते हैं। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, आर्टिकल 2 में लिखा है। आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। तो ये चीज को आप समझिएगा। मेरे सारे एग्जाम्पल आप गोले में ही समझने की कोशिश किया करिए। अब है संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, वह किया गया अनुच्छेद 1 से 4 तक के बीच किया गया है। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं इसके संघ राज्य क्षेत्रों का किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया है, वह किया गया अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णित किया गया है। यानी इस आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में संघ का स्वरूप कैसा होगा, संघ के राज्य का स्वरूप कैसे होगा, संघ मतलब क्या होगा, ये सब किसमें बताया गया, यह आर्टिकल 1 से 4 तक में बताया गया है। अब संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला आप देखेंगे राज्य के क्षेत्र में, दूसरा संघ क्षेत्र में, और तीसरा देखेंगे ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। जैसे कि पाकिस्तान को भी अपने तो मिलाना है ना भाई कुछ ही समय में, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत खराब है, हर कोई जान रहा है। भीख मांगने क्या, उसको कोई भीख भी नहीं दे रहा है, उसकी कंडीशन इस तरीके से हो गई है। तो क्या करेगा, बेटा बाप के पास ही आएगा। तो ये जाने रहिएगा, अंततोगत्वा ये जो हमारे अनुच्छेद 1 में 3 श्रेणियां बांटी गई थी, जिसमें राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत में मिलाया जा सकता है या अधिकृत किया जा सकता है, वह आर्टिकल 3 मतलब कि वह तीसरे क्षेत्र में आएगा। तो देखिए, उस समय जिस समय हमारा संविधान बन रहा था, उस समय इस बात का ध्यान रखा गया था, आज नहीं तो कल पाकिस्तान को आपस में मिलाना है, तो उसके लिए क्षेत्र छोड़ा गया था। अब ये होने वाला है। अब है राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार उस संविधान के किस अनुसूची में वर्णित किया गया है, किया गया है पहली अनुसूची में, कि जो हमारे राज्य होंगे और संघ शासित प्रदेश होंगे, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, संघ शासित प्रदेशों तथा उनके क्षेत्र, मतलब कि जो राज्य का क्षेत्र होगा, संघ का क्षेत्र होगा, एक क्षेत्र होता है ना सबका अपना क्षेत्र होगा, क्षेत्र के विस्तार को संविधान की किस अनुसूची से, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची है ना, अनुसूची आपने पढ़ी होगी, उसको तो एक बार पढ़िएगा, अनुसूची से प्रश्न बनता है हमेशा। तो जो हमारे संघ के बारे में उल्लेख किस अनुसूची में, वह पहली अनुसूची में है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा, यानी 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों की निर्धारित की गई कितनी श्रेणियां थी, वह देखेंगे आप, दो श्रेणियां थी। कितनी, 2, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र थी। वर्तमान में भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा, कितनी
सॉरी कितनी संख्या है, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात ध्यान रखिएगा। तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? वो हो गई थी पोटी श्री रामलल्लू की हो गई थी। ये देखेंगे आंध्र प्रदेश में यहाँ पास आजादी के बाद 1953 में बहुत बड़ा अनशन चला था, जिसमें भाषा के आधार पर अधिकतर प्रश्न जब आप पढ़ेंगे तो वहां सिर्फ भाषा के आधार पर पोटी श्री रामलल्लू का नाम आएगा, लेकिन वह किस भाषा के लिए कर रहे थे, तो वह तमिली भाषा के लिए कर रहे थे। हो सकता है जब कभी स्टेटमेंट बन लेगा तो आप लोग नहीं वो तमिली नहीं, तो आंध्र प्रदेश भाषा के लिए, तो आंध्र प्रदेश में ही तमिली बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में 1953 में घटना घटी थी। बाकी इसके आगे और भी प्रश्न हैं, हम आपको वहां पास इसको अच्छे से पढ़ेंगे और बताएंगे। तो याद रखिएगा उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आनन फानन में क्या किया गया था, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने की बात कर दी गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य के गठन हेतु पोटी श्री रामलल्लू ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? 56 दिनों की भूख हड़ताल की थी। सोचिए कितने दिन की, 56 दिन। 56 दिन का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 2 महीने। 2 महीने का मतलब समझ रहे, 2 महीने तक कोई व्यक्ति खाया नहीं है, और सरकार कितनी अडिग होगी कि नहीं हम नहीं करेंगे, मतलब उसका एक अपना कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, बदलाव आता है। इसलिए अनशन जो होता है ना, ये बहुत बड़ा हथियार होता है साइलेंट किलर का। पक्ष या विपक्ष की लड़ाई होती है। अनशन के दौरान एक बात ध्यान, अनशन जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। लास्ट ऑप्शन होता है, इसको ध्यान रखिएगा, वह करो या मरो की लड़ाई होती है। या तो सामने पक्ष जीतेगा या तो उसके सामने वाला पक्ष जीतेगा, इसलिए अनशन होता है। या तो आप मेरी बात मानेंगे या आप मेरी बात नहीं मानेंगे, 2 चीज होता है इसमें। बीच की जब अनशन होता है तो बीच की संभावना नहीं होती, बात ध्यान रखिएगा। अनशन एक ऐसा हथियार जहां बीच की कोई बात ही नहीं होती है, सीधा आप मेरी बात मान लीजिए या मैं आपकी बात मान लूं। अब वर्ष 1953 में भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा बना? वह बना था आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? वह आंध्र प्रदेश था। अब है भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की। कब की? जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का नियुक्ति कब की? 1948 में। और इन्होंने बोल दिया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए था। एस के धर आयोग ने प्रांतों के गठन की सिफारिश किस आधार पर की थी? वह की थी प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। यानी एस के धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात ना करके प्रशासनिक आधार पर प्रांतों के गठन की बात की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है एस के धर यानी धर आयोग की सिफारिशों के पश्चात व्याप्त असंतोष के बाद किस समिति का गठन किया गया? तो जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति अक्सर पूछा जाता है, जेवी समिति के व्यक्ति या उस समिति को लीड करने वाले या उस समिति में कौन कौन व्यक्ति थे। उस समिति में आप देखेंगे कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इसलिए जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। और कब गठन की गई थी? वो की गई थी दिसंबर 1948 में। जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? उसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की। दिसंबर में गठन होता है और 4 महीने बाद यानी अप्रैल 1949 में वो अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। क्या जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया था? वो नहीं किया था। वह भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहते थे। अब है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किसके पृथक करके किया गया था?
तो वो मद्रास को पृथक करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास को यानी मद्रास राज्य को अलग करके किया गया था। अब है फजल अली आयोग ने राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कितने कारकों की पहचान की थी? तो 4 कारक थे। पहले क्या थे? देश की एकता एवं सुरक्षा, भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय आर्थिक प्रशासनिक तर्क, देश के कल्याण की योजना एवं संवर्धनता। भारतीय संविधान संघ में नए राज्यों का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन होगा? पहली अनुसूची में संशोधन होगा। और नए राज्यों के गठन का बात किसमें की गई है? और जो कोई राज्य हमारे में सम्मिलित होना चाह रहा है तो ये बात की गई आर्टिकल 2 में की गई है। भारत में नए राज्य बनाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच जो भी संशोधन या जो भी बातें होंगी वह केवल साधारण बहुमत से होगी, कोई विशेष बहुमत से नहीं होगी। बात ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत से बात होती है। आप है नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? वह संसद में निहित है। किसमें निहित है? संसद में निहित है। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। यानी संसद नए राज्यों का सृजन करेगी, ना कि जो राज्य कभी भी राज्यों के सृजन की बात नहीं करेगा। हमेशा संसद ही तय करेगी नए राज्यों के गठन के बात। अब है नए राज्य का निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है। नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का संसद की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 3 में है। जैसे सपोज करिए उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके अभी उत्तम प्रदेश करना हो तो किस आर्टिकल से होगा? वह आर्टिकल 3 के माध्यम से होगा। सपोज करिए उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करना है, किस आर्टिकल से होगा? आर्टिकल 3 किस से होगा? नए राज्यों का निर्माण करना है तो आर्टिकल 3 और 2 दोनों से होगा। बात ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हैं बहुत ही डीप उसमें होता है, लेकिन आर्टिकल 2 या 3 से होता है। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट है, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्य की क्षेत्र सीमा, जब ये स्टेटमेंट आए तो आर्टिकल 3 लगाइएगा। और जब ये लगाए स्टेटमेंट आए कि बाहर से किसी राज्य को अधिकृत करना और राज्यों नए राज्य का गठन, जब ये शब्द आ जाए तो आर्टिकल 2 टिक लगाइएगा। शब्दों को बहुत ध्यान से देखिएगा। पॉलिटी में खास बात ये होती है एक शब्द का हेरा फेरी हुई और पूरा का पूरा प्रश्न बदल जाता है, तो शब्दों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है जो पहला किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकेगी
किसी राज्य से एक क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो जब आर्टिकल 3 आप पढ़ेंगे तो उसके सब जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल का, ख, ग, घ, ढ, जो ये है, ये है कि आर्टिकल 3 के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। फिर से देख लीजिए, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। मान लीजिए उत्तर प्रदेश को अलग कर दे, 2 नए राज्य बना दे, और यह हो सकता है उत्तर प्रदेश और बिहार को मिक्स करके एक राज्य बना दे। तो ये आर्टिकल 3। और आर्टिकल 3 और राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। मान लीजिए राज्य का क्षेत्र जो अभी मान लीजिए सपोज करिए कितना है, 100 किलोमीटर का है राज्य क्षेत्र, हाँ, उसको बढ़ा कर देना, आज से ये 101 हो जाएगा। ये कर सकती है आर्टिकल 3(1). राज्य घटा सकती, 100 किलोमीटर का है कि नहीं, 99 अब से तुम्हारा, ये संसद तय करेगी आर्टिकल 3 के माध्यम से। फिर क्या आएगा, आर्टिकल जो है तीसरे का चौथा पोर्शन आएगा, जिसमें कहा जाएगा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। आज तुम्हारी सीमा यहाँ बिहार को टच कर रही है, आज से सीमा तुम्हारे बिहार के आधे राज्य को, तुम्हारा सीमाओं को मैं बढ़ा दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, किसी राज्य की अगर आप उस राज्य की सीमाओं को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। ये दोनों एक ही बात है ना। लेकिन फिर भी कानूनी भाषा में ऐसा नहीं होता। कानूनी भाषा में आपको हर चीज लिखी होनी चाहिए। अगर यहाँ ये अगर ये लिख दे किसी क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकते हैं, बढ़ा तो सकते हैं आप। ये तो हो गया, मान लीजिए ये हो गया यूपी, इसको मैं रफ कर दूं तो आपको समझाता हूँ यहाँ कहना क्या चाह रहा है। सपोज करिए ये है यूपी, ये है बिहार और ये है उत्तराखंड। अब आर्टिकल तीसरे का खा देखिएगा, किसी राज्य की क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकती है। सीमा बढ़ा सकती है, इधर भी बढ़ा सकती है और इधर भी बढ़ा सकती है, संसद तय करेगी। उसके आगे किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, इसका क्षेत्रफल यहाँ घटा सकती है, यहाँ घटा सकती है। ये दोनों बातें स्पष्ट आपको समझ में आ रही होंगी। अब आता है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आप देखिए, राज्य की क्षेत्र की सीमा बढ़ा सकती, घटा सकती, जाहिर सी बात है ना, इस सीमाओं में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। लेकिन सीमा में परिवर्तन आ रहा, दूसरा राज्य अडिग ना कर सके तो दूसरा राज्य क्या बोलेगा, सीमा में परिवर्तन ही करना है ना आपको, तो मेरे सीमा में क्यों कर रहे हैं आप, इधर की ओर बढ़ जाइए, आप इधर की ओर बढ़ जाइए, इधर वाले कह सकते हैं सीमा में परिवर्तन। तो इसीलिए ये उपबंध जोड़ा गया, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किधर की करेगी ये संसद तय करेगा। ये बात समझ लीजिए। अब किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है, यानी राज्य का नाम उत्तर प्रदेश होगा या उत्तम प्रदेश, या राज्य का विधान परिषद या विधानसभा तय नहीं करेगी, या संसद तय करेगी कि उत्तर प्रदेश नाम होगा या उत्तम प्रदेश। क्योंकि अगर एक छोटा सा बदलाव, पहले आर्टिकल 1 में परिवर्तन, अनुसूची 1 में, फिर 2 में, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन सब में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा नाम परिवर्तित करने का तात्पर्य समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ा खर्चा आना होता है। लोग आजकल उसको मजाक बना लिए हैं कि नाम, यहाँ का नाम बदल दिए वहां। अरे भाई, आप नाम बदल ले, आप मतलब समझ रहे हैं, आप राज्य के वित्त पर बेफिजूल का बोझ बढ़ा रहे हैं जिसका कोई तर्क नहीं है। आपकी राजनीतिक शक्ति हो सकती है या आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन क्या यह किसी राज्य के डेवलपमेंट से संबंधित है कि उसका नाम बदल करके उसके डेवलपमेंट कर दिया जाएगा? नहीं, ये गलत है। आप राज्य के वित्त विभाग पर बोझ डाल रहे हैं, आप राज्य की जनता पर बोझ डाल रहे हैं। आप सपोज करिए, आप सोचें, आपको लगता है नहीं कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, अरे नाम परिवर्तन का छोटा सा ही काम था, आप कुछ मत करिए। आप जाइए अपने मार्कशीट पर एक बार नाम चेंज कराइए, नाम चेंज कराइए, और उसके बाद देखिए उस मार्कशीट पर नाम चेंज कराने के बाद आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको कहाँ 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 परिवर्तन कराना पड़ेगा। सिर्फ मार्कशीट में परिवर्तन नहीं होगा, आपके आधार में परिवर्तन होगा, आपके पैन कार्ड में परिवर्तन होगा, आपके ड्राइविंग लाइसेंस में परिवर्तन होगा, आपके मार्कशीट में परिवर्तन होगा, आपके मार्कशीट के हर एक चरण में परिवर्तन होगा, आपके टीसी में परिवर्तन होगा, आपके वीजा में परिवर्तन होगा, आपके पासपोर्ट में परिवर्तन होगा, हर जगह परिवर्तन चाहिए होगा। यानी हमने क्या किया, हमने एक भाग छुआ, सिर्फ अपनी मार्कशीट में नाम का परिवर्तन।
और उसमें कितने खर्चे निकल गए, यहाँ 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 सब जगह खर्चे निकल गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका जो प्रत्यक्ष रूप से, तब आपके पास मार्कशीट वाला काम हो गया, जो आपके डॉक्यूमेंट हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अगर कहीं सही जगह आप काम करते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, उसके बाद अब आपको आपको अपने डिजिटली रूप से भी आपका नाम परिवर्तन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, आपको अपने ईमेल में चेंजेस करने होंगे। आपको ईमेल के साथ साथ आपको अपने जो यूट्यूब चैनल होगा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई पहचान नाम तो आप कुछ भी रख सकते हैं अपना यूट्यूब या डिजिटल तौर कुछ भी, लेकिन जब आप उसको कहीं वेरीफाई कराएंगे तो आपके ओरिजिनल नाम से ही वेरीफाई होगा ना। फोन नंबर में जो आधार लगा है उसमें तो वेरीफाई होगा ना। तो बहुत खर्चे आ जाएंगे। आप एक बार कोशिश करके देखिएगा, आपका बहुत हजारों खर्चा बैठ जाएगा। और सोचिए एक राज्य का नाम बदलना है और एक जिले का नाम बदलना है, कितना बड़ा खर्चा होगा। उसको ऐसे समझिए आप कि मान लीजिए प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है, पुराना नाम प्रयागराज। प्रयागराज का नाम और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में क्या क्या खर्चा आया होगा। पहले जितने भी पेपर अब तक के छपे होंगे, सरकार ने जो पहले स्टैंडर्ड जारी कर दिया होगा कि जो विधानसभा विधान परिषद में जो पेपर निकलेगा उसमें इलाहाबाद नाम था, अब उस सारे पेपर को जला दिए जाएंगे, कोई कुछ भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। पहला खर्चा जो पहले आया था, कोई जो पहले हमने छपवाया था पेपर जितने वर्ग थे वो, उसमें खर्चा तो बढ़ा ही बढ़ा। फिर क्या हुआ, फिर जो नया पेपर छपवाया जाए वो अलग, यानी कि 2 गुना लगान यहाँ हो गया। क्या हो गया, 2 गुना लगान यहाँ हो गया। पुराने का घाटा हमने भरा नहीं और नया आ गया, यानी 2 गुना यहाँ हो गया। पहला खर्चा पूरे राज्य के जितने भी पेपर सब में चेंज होना है, कितना बड़ा काम। फिर आप देखेंगे हर जगह जहां जहां होर्डिंग होगी वहां इलाहाबाद नाम हटाकर प्रयागराज करना है। सोचिए एक टेंडर जारी करना पड़ेगा, उसमें वो विभिन्न विभिन्न लोगों को में रखेगा, जो पेंटर होंगे नाम लिखेंगे। सोचिए कितना बड़ा खर्चा। ये दूसरा। तीसरा आप सोचिए, आपको जो अब तक जितनी वेबसाइट होंगी जहां आपने इलाहाबाद नाम था वहां अब आपको प्रयागराज कराना है, उन हर एक डिजिटली रूप पे आपको पैसा पेमेंट करके वहां पास क्या करना है, वहां नाम चेंज कराना है। फिर आता है आपका, आप जितनी प्रकार के फॉर्म निकालते, जितनी प्रकार की योजनाएं निकालते हैं, उन योजनाओं के नाम में परिवर्तन करना है। सोचिए कितना बड़ा खर्चा हो जाता है। एक बार द हिंदू में कोई आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें बताया था शायद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने में भी शायद 400 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया था मुझे, 4 करोड़ 440 कुछ ऐसे है। मैं मुझे इतना ध्यान नहीं है, फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने में। ₹300 करोड़। ये मैं भी गूगल पर सर्च कर रहा हूँ तो एक रिपोर्ट आ रही है जो जैमिनी बता रही है, वो बता रही है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज करने में राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। सब समझ रहे हैं, 300 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। लगभग कितना आया है, 300 करोड़ रुपए आया है। आप भी देख सकते हैं, गूगल पर उपलब्ध है ये रिपोर्ट। 300 करोड़ रुपए का खर्च आया। सब समझ रहे हैं, 300 रुपए, इतना बड़ा अमाउंट है 300 करोड़ रुपए। सोचिए यही अमाउंट आप किसी जन कल्याणकारी योजनाओं में लगा देते, यही अमाउंट आप किसी परिवर्तन में लगा देते। नहीं, कहते ना, राजनीतिक महत्वाकांक्षा इंसान से कुछ भी करा सकती है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। जब राजनीतिक तौर पे आपको किसी को खुश करना है, राजनीतिक विचारधारा से किसी को खुश करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वही कार्य से खुश करना है तो बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा जीवन में।
ठीक है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा होती है, किसी विचारधाराओं को गलत या सही नहीं हो सकती है, विचारधाराओं को लागू करने का समय और तरीका गलत होता है। विचारधाराएं सभी अच्छी होती हैं। ये सब बातें को हम साइड में रखते हैं, लेकिन फिर भी जानते रहना चाहिए कि कोई परिवर्तन कितना लाभकारी है और कितना वित्तीय रूप से परोपकारी है, ये भी जानना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब है राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। ये आंध्र प्रदेश के गठन के बाद बनाया गया था, क्योंकि आपने देखा था वो भाषा के आधार पर अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तब ये भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद आप देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 में। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने कितने राज्यों एवं संघ राज क्षेत्र बनाने की सिफारिश की थी? तो 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र बनाने की कोशिश की थी। अब है राज्य पुनर्गठन आयोग में संसद की संख्या, राज्य पुनर्गठन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 3। टोटल 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर सदस्य थे और एन.एच. कुंजरू क्या थे? वो भी सदस्य थे। तो पूछा जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो आपके थे वो फजल अली थे। इसको आप ध्यान रखिएगा, कौन थे? फजल अली थे। अब है नए राज्यों का गठन। जो नए नए राज्य, सबसे पहले कौन से राज्य गठन हुए तो उसके बाद कौन हुए थे, ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं जो नए नए राज्यों का गठन हुआ था, वह जो राज्य गठन हुए थे वह किस आधार, मतलब किस किस सन में हुए थे, कौन सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद कौन आया था, ये क्रम हम देख लेते हैं। पहला है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो हुआ तो आंध्र प्रदेश हुआ था, कब? 1 अक्टूबर 1953 को उनके अनशन की मृत्यु के बाद हुआ था। फिर दूसरा राज्य गुजरात हुआ था, फिर 1 मई 1960 को हुआ था। फिर नागालैंड होता है जो कि 1 दिसंबर 1963 को होता है। फिर हरियाणा होता है जो 1 नवंबर 1966 को होता है। फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, वह 25 जनवरी 1971 को होता है। फिर मेघालय 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर और मेघालय दोनों एक साथ गठित होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी जो हमारा वो 1972 में 21 जनवरी को। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तीनों 1972 में आते हैं, लेकिन नागालैंड जो होता है वो 1963 में आता है। तो नागालैंड ज्यादा बड़ा है उम्र में, मेघालय, त्रिपुरा और जो मणिपुर है वो छोटे हैं उम्र में, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर आता है सिक्किम जो आता है 16 मई 1975 को। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल प्रदेश आता है 20 फरवरी 1987 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक साथ आते हैं। फिर आएगा गोवा। गोवा आएगा आपका 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ आएगा 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना 2 जून 2014 को। सबसे लेटेस्ट जो बना था वो तेलंगाना है, जो 2 जून 2014 को बना था। अब है संघ राज क्षेत्र का प्रशासन। संघ राज क्षेत्र का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? वह किया जाता था राष्ट्रपति अथवा इसके द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा। जो संघ राज क्षेत्र होते हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए कोई प्रशासनिक अधिकारी के व्यक्ति के द्वारा होता है। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र संघ में नए राज्यों के गठन में गठित किया जाता है, वह है अनुच्छेद 2। यानी कि वह अनुच्छेद जिसके अंदर भारत द्वारा अर्जित, मैंने बताया ना भारत द्वारा अर्जित, मान लीजिए पाकिस्तान को अर्जित कर लिया, पाकिस्तान ने खुद विलय के लिए दौड़ा चलाया, वो सब किसमें आएंगे? वो आएंगे आर्टिकल 2 में आएंगे।
अब देखेंगे पौंडीचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो पौंडीचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किसके द्वारा बनाया गया था? वह बनाया गया था 14वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा बनाया गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी को भारत का संघ राज्य क्षेत्र किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया था? वो था 14वां संविधान संशोधन 1962 था। जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। 26 अक्टूबर 1947 या डेट आने वाली है, आप ध्यान रखिएगा, डेट आने वाली आज 20-21 तारीख है और आप जान रहे हैं या डेट जो है 6 दिन बाद आने वाली है। तो हम लोग इस दिन को अच्छे से मनाएंगे। इस दिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या घटनाएं हुई थी। अगर पॉसिबल होगा तो मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जो जम्मू कश्मीर का जब विलय होने लगा था तो किस किस प्रकार की घटनाएं हुई थी या किस किस प्रकार के प्रस्ताव रखे गए थे। मैं उस विलय पत्र, अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस विलय पत्र की आपको ओरिजिनल कॉपी दिखाऊंगा कि वो विलय पत्र कैसा था, उस विलय पत्र में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या सिचुएशन हुई थी, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य का विलय किया गया था 26 अक्टूबर 1947। अब है संघ राज्य क्षेत्र। कौन से संघ राज्य क्षेत्र? पहला क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में है। दूसरा दादर एवं नागर हवेली दमन द्वीप, ये दोनों पहले अलग थे लेकिन अब एक कर दिया गया है। दिल्ली है जो कि राष्ट्रीय राजधानी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, चंडीगढ़, 8 टोटल ये हैं और 28 राज्य हैं। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 59वें संविधान संशोधन 1991 में। ध्यान रखिएगा, एलपीजी मॉडल आने से पहले ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना। कब? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का एक सह राज्य बना था। कौन बना था? 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम बना था। बात ध्यान रखिएगा। अब उसके आगे देखते हैं, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा दिया गया था। वो भी वो 22वां राज्य बना था उस समय। सिक्किम के बारे में ध्यान रखिएगा, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य, यानी कि राज्य नहीं, राज्य का सहयोगी, मतलब देश का सहयोगी राज्य बन गया था वो। उसके लिए हमें एक संविधान संशोधन करना पड़ा था। उस संविधान संशोधन का नाम क्या था? 35वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो उसके बाद जब सिक्किम को पूर्ण तरीके से भारत का राज्य मान लिया गया तो उसके लिए एक अलग संविधान संशोधन करना पड़ा जो कि कहलाया 36वां संविधान संशोधन 1975। और श्रेणी वाइज, श्रेणी के क्रम में आप देखेंगे सिक्किम 22वां राज्य बना था। अब है संसद साधारण बहुमत से किस नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकती है? राष्ट्रपति की सिफारिश। साधारण बहुमत आएगा, ध्यान रखिए, कोई संविधान संशोधन बहुमत नहीं आएगा। बात ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत आएगा, उसके माध्यम से आप क्या हो जाएंगे? वह राष्ट्रपति के लिए और की सिफारिश पर कर दिया जाएगा। इसी राज्य के क्षेत्र किसी राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति किससे प्रेषित करता है? वह राष्ट्रपति प्रेषित करता है, संबंधित राज्य की विधानसभा के राय हेतु करता है। अब उसके आगे देखते हैं, क्या किसी राज्य के क्षेत्र सीमा नाम आदि में परिवर्तन हेतु राष्ट्रपति या संसद विधानमंडल की राय
हेतु बाध्य होगा क्या नहीं बाध्य होगा? क्या संसद के साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन किसी राज्य के परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन होगा? तो नहीं होगा, वो साधारण बहुमत से होता है। 1960 ईस्वी में बंबई को दो पृथक राज्य में विभक्त किया गया। पहला बना आपका महाराष्ट्र, दूसरा बना गुजरात। पहले ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक ही थे। इनकी सीमाओं पे लेकर कुछ गांव हैं, जिले हैं, उनको लेकर थोड़ा सीमा विवाद आज भी है, लोग आपस में लड़ते हैं। उन्हें माना जाता है ये गुजरात का है, उन्हें माना जाता है महाराष्ट्र का है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब है बंबई। बंबई प्रांत के गुजराती भाषा क्षेत्र को अलग करके गुजरात को भारत का राज्य बनाया गया, 15वां राज्य बनाया गया। बंबई प्रांत में गुजराती भाषाई समूह के लोगों को अलग राज्य यानी गुजराती राज्य दिया गया। और जब गुजरात राज्य बना था तो भारत कौन सा राज्य था? 15वां राज्य था। सिक्किम जो आप देखेंगे वो 22वां राज्य था। अब 1966 में पंजाब के हिंदी भाषाई क्षेत्रों को किस राज्य के रूप में गठित किया गया? वह हरियाणा राज्य के रूप में भाषा के आधार पर। देखिए पंजाब जो था, हरियाणा जो था पंजाब का एक हिस्सा। किया क्या जाता है? अब हरियाणा क्या है, वो उत्तर प्रदेश से जुटा हुआ क्षेत्र है। अब उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो वहां पास आप देखेंगे तो हरियाणवी जो है वो पंजाबी और हिंदी का मिश्रण होता है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी कि पंजाब को भाषा के आधार पर बांटना पड़ा था, और भाषा के आधार पर बांट करके हरियाणा का एक नया राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1966 में। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात जो राज्य बनता है वो बंबई से अलग होकर बनता है, हरियाणा पंजाब से अलग होकर बनता है। बात ध्यान रखिएगा। अब है भारतीय संघ का 18वां राज्य कौन सा था? वह हिमाचल प्रदेश था। 22वां देखेंगे सिक्किम था। 15वां आप देखेंगे गुजरात था। फिर आप देखेंगे हरियाणा, जो फिर उसके बाद देखेंगे 18वां राज्य जो था वह हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्यों का गठन का क्रम क्या है? तो मणिपुर जो था वह 19वां राज्य बना, त्रिपुरा 20वां राज्य बना, और मेघालय जो था वह 21वां राज्य बना। यह प्रश्न जो है लोग पढ़ेंगे, उन्हें आएगा भी, लेकिन ये जो डीप क्वेश्चन है ना, कौन से क्रम का था, यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर ये प्रश्न आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, मणिपुर के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। मणिपुर जो है वह 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य बनता है। बात ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा 3 को 20 समझ लीजिएगा, और क्या त्रिपुरा 20 हो जाएगा। मणिपुर यहाँ हिंसा चल रही है, 19 नंबर समझ लीजिएगा। हाँ, और मेघालय 21वां समझ लीजिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं, जहाँ हिंसा चल रही है वो क्या है, तो आप देखेंगे मणिपुर है। त्रिपुरा 20वां राज्य है, और मेघालय बचा उसको 21वां कर दीजिएगा। 22वां क्या करेंगे? 22वां सिक्किम करेंगे आप। 15वां राज्य किसे करेंगे? और गुजरात को करेंगे। ऐसे ध्यान रखिएगा। सिक्किम 36वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर बनेगा कौन सा? 22वां राज्य बनेगा। और उसको सहयोगी राज्य बनाने के लिए 35वां संविधान संशोधन पहले करते हैं, उसके बाद 36वां करते हैं। अब है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा क्रमशः 23वीं, 24वीं तथा 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आते हैं, और ये जो होगा आपका 1987 में होगा। अब ऐसे ध्यान रखिए, 15वां राज्य कौन बना? 15वां राज्य आपका बना गुजरात। 15वें के बाद आप देखेंगे फिर आएगा आपका 19 पे आ जाएगी। 19 में मणिपुर, 20 में त्रिपुरा, मेघालय आपका आता है किसमें? 21 में।
सिक्किम आता है 22 में। 23 में आप देखेंगे तो आपका मिजोरम आएगा। 24 में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आएगा और गोवा हमारा 25वां राज्य बनता है। तो मरी मिजोरम किस में आता है? मिजोरम आपका आएगा वो 23वें नंबर पर। अरुणाचल प्रदेश 24वें नंबर का राज्य बनता है और 25वें नंबर पे गोवा, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है, वो आता है। तो भारत के सबसे छोटे राज्य जो गोवा है उसका क्रम वाइज राज्य के गठन में कौन सा स्थान आता है? तो 25वां स्थान आता है। 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ कब? 1 नवंबर सन 2000 को। 26वें राज्य के रूप में गठन होता है कब? 1 नवंबर सन 2000 को। 15वां राज्य कौन बनता है? गुजरात। 19वां मणिपुर। 20 त्रिपुरा। मेघालय 21। मिजोरम नहीं, फिर मेघालय नहीं, उसके बाद सिक्किम 22। मिजोरम आप देखेंगे 23। 24 में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। 25 में देखेंगे गोवा। 26 में देखेंगे छत्तीसगढ़। अगर यही इतना याद रखेंगे तो और सबको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन एलिमिनेट वाला ही बनेगा। अब आप उसके आगे देखेंगे, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का संसद का अधिकार, मतलब जो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? वो आप देखेंगे संसद को यह अधिकार है और किसी को नहीं अधिकार है। अब है भारतीय संघ द्वारा भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता है। क्या विशेषता है? देखेंगे इसकी विशेषता ये है, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। तो वो शक्ति का विभाजन कैसे है? वो 7वीं अनुसूची के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व है। कैसा है? असमान प्रतिनिधित्व है। क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है? तो नहीं, ये नहीं है। बल्कि वहीं अमेरिका में देखेंगे प्रावधान है, हाँ वो अलग हो सकते हैं, लेकिन नहीं, भारतीय संविधान में राज्य को अलग होने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही राज्य के पास ऐसी शक्तियां हैं। इस तरह की शक्तियां विभाग उत्पन्न ना हो, इसीलिए हमारे यहाँ इमरजेंसी का प्रावधान रखा गया है, जो 352, 356 और 360 के अंतर्गत आता है। इमरजेंसी के लिए हमने किस देश से प्रेरित होकर यह प्रावधान जोड़ा था? जर्मनी से लेके जोड़ा था। अगर ये चैप्टर, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वो भी सब देख लीजिएगा, क्योंकि उनसे आपको एक क्रम वाइज अध्ययन करने में आसानी होगी। अब उसके आगे देखते हैं हम क्या है। उसके आगे है 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बना। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 को बनता है। 26वां राज्य कौन बनता है? छत्तीसगढ़ बनता है। 25वां राज्य कौन बनता है? गोवा बनता है। अरुणाचल प्रदेश 24 बनता है। मिजोरम आपका बनता है 23 बनता है। 22 सिक्किम बनता है। 21 मिजोरम। मणिपुर तो 19वां बनता है। त्रिपुरा 20 बनता है। मणिपुर और मिजोरम, और कंफ्यूज, नाम थोड़ा सा भूल गया, वो आप देख लीजिएगा, पीछे वीडियो बैक करके देख लीजिए, आ जाएगा। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड आता है। 28वें राज्य के रूप में झारखंड बनता है 25 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना राज्य अस्तित्व में कब आया? 2 जून सन 2000 को आया। यहाँ 2014 होना चाहिए तेलंगाना, थोड़ा सा ध्यान रखिए, मिस्टेक हो सकती है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जनवरी सन 2000 को 2 केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव को संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अतः वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 8। 8 जो है वर्तमान में आप केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलेगा।
आगे उसको देखते हैं। दादर और नागर हवेली 1954 तक किस औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था? वह देखेंगे पुर्तगाली शासन के अंतर्गत था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1987 में हुआ। दमन और दीव को गोवा से अलग किया गया 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। बेरूबारी राज्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल के भाग को पाकिस्तान को हस्तांतरित करने के लिए पारित किया गया संविधान संशोधन कौन सा? नवा संविधान संशोधन 1960। सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए अनुच्छेद आप देखेंगे अंतर स्थापित किया गया था, वो किया गया था अनुच्छेद 370(1)(4)। बात ध्यान रखिएगा। अविभाजित राज्यों का अविभाजन संघ कहा गया, अमेरिकी संघ को कहा गया। भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ, भारत को घोषित किया गया राज्यों का संघ घोषित किया गया। अब है विभाजन राज्यों का अविभाजन संघ है कौन? भारत। विभाजित राज्यों का अविभाजित, इसको समझिए, राज्य का तो अपना अपना विभाजन है, लेकिन क्या संघ का विभाजन है? नहीं, संघ का विभाजन नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट दिया गया विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। ये जो है प्रश्न भी है और यूपीएससी में यही स्टेटमेंट हूबहू यही स्टेटमेंट आपका निबंध में भी आया हुआ है। अब अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्यों की स्थापना या उनके प्रवेश या विधानमंडल या विद्यमान राज्यों के नाम, क्षेत्र और उनकी सीमाओं आदि में परिवर्तन के लिए बनाई गई विधियां अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान में संशोधन नहीं मानी जाएगी, वो अनुच्छेद 4(2) के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत केंद्र तथा राज्यों के मध्य और विभिन्न राज्यों के मध्य परस्पर सहयोग के लिए क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई है, वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से। वर्तमान में देश के क्षेत्रीय परिषदों की संख्या कितनी है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देश में क्षेत्रीय परिषद की संख्या कितनी है? 5। उत्तर, मध्य, दक्षिण, पूर्वी और पश्चिम, 4 दिशाएं मान लीजिए और मध्य में एक ठो मान लीजिए। क्षेत्रीय परिषद कितनी है? 5। उनका गठन कब होता है? 1953 में होता है। क्षेत्रीय परिषद के गठन द्वारा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार का निकाय है? वह परामर्शदात्री निकाय, यानी कि वो परामर्श देता है, उसके द्वारा दी गई परामर्श मानना बाध्यकारी नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब है प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित किया जाता है राष्ट्रपति या गृह मंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया संबंधित अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में दिया गया? वह दिया गया आर्टिकल 239 का के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। यह प्रश्न आप देखेंगे तो आपको मैचिंग वाला प्रश्न, अब की बार का जो आरओ पेपर कैंसिल हो गया उसमें ये मैचिंग के लिए आया था। इस संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया वह संविधान संशोधन था 69वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन था किस ईयर में हुआ था? 1951 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से नया चैप्टर स्टार्ट। देखिए संघ राज्य क्षेत्र से जितने भी प्रश्न थे इस बुक में, जो यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें सम्मिलित कर दिए गए। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कोई प्रश्न पड़ेगा। इसको बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक और अनुसूची 1 क्लियर हो जाएगा। इससे जो जो प्रश्न बन रहा है तो वो क्लियर हो जाएंगे। फिर से मैं थोड़ा जो राज्य जो बने थे कुछ जो इसमें प्रश्न आया तो उनको मैं रिवीजन करा देता हूँ। जैसे पहला आप देखेंगे तो पहला आपको हमने बताया था 15वां राज्य कौन बनता है? गुजरात बनता है। फिर आप 19 देखेंगे, 19वां राज्य कौन बनता है? मणिपुर बनता है। 20वां राज्य कौन बनता है? 20वें राज्य के रूप में आपको देखने को मिलेगा वो त्रिपुरा बनता है।
त्रिपुरा के बाद आप देखेंगे फिर आपको मेघालय मिलेगा 21वां राज्य में। 22 में कौन मिलेगा? 22 में आपको सिक्किम मिलेगा। 23 में मिजोरम मिलेगा। 24 में आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। 25 में आपको गोवा मिलेगा। 26 में आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा। 27 में आपको उत्तराखंड मिलेगा। 28वां राज्य आपको तेलंगाना के रूप में मिलता है। ये तो हो गया। चलिए, तो इस तरह से ये समाप्त होता है। अब हमारा जो नया चैप्टर प्रारंभ होगा वो नागरिकता से संबंधित होगा। नागरिकता क्या है? नागरिकता का तात्पर्य क्या है? नागरिकता से हमें क्या सीख मिलती है? इन सब के बारे में हम कब पढ़ेंगे? इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, वह कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे? वह नागरिकता चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को भी देखिएगा। और ये जो है हमारे संघ राष्ट्र क्षेत्रों के बारे में, इसको आप एक बार नॉर्मल स्पीड से और दोबारा जो देखिएगा वो 2 की स्पीड से लगा के देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।